यूनियन बजट 2026 पेश किया जा चुका है संसद में। आज 1 फरवरी के दिन को ऐतिहासिक दिन शुमार किया जा रहा था और ऐतिहासिक दिन दरअसल बन भी गया है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा है, हाहाकार मचा है। बताते चले 12:28 पर जैसे ही निर्मला सीतारमण की पार्लियामेंट में जो स्पीच चल रही थी, यूनियन बजट जो वो पेश कर रही थी, उसके बाद शेयर मार्केट में बड़ा बदलाव देखा गया। दरअसल सेंसेक्स भी गिरा, निफ्टी भी गिरा। क्या इसकी वजह रहेगी, वो दरअसल आज के इस बजट स्पेशल प्रोग्राम में इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। चर्चा में मेरे साथ शामिल हो चुके हैं इमाम एंड एसोसिएट्स के फाउंडर और सीईओ हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं तारिक इमाम साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल, शुक्रिया आपका, कीमती वक्त आपने दिया है। ये पहली मर्तबा हो रहा है साहब कि बजट पेश हुआ है और शेयर मार्केट गिरा है बहुत तेजी से। क्या बड़ी वजह रही है इसके पीछे, वो दरअसल सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी देखिए, काफ़ी एक्सपेक्टेशन था ये बजट में शेयर मार्केट वालों को कि जो कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है उसे निकाल दिया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा शेयर मार्केट को। क्योंकि देखिए, पिछले एक साल से अगर आप एवरेज देखें, पिछले बजट और ये बजट में शेयर मार्केट एवरेज में गिरा ही है, बढ़ा नहीं है, किसी ने कमाया नहीं। तो अब सब ये सोच रहे थे कि भाई कुछ बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट से, पर बेनिफिट मिलने के बजाय उसके अगेंस्ट में उल्टा जो है टैक्स लगाए। किसको टैक्स लगाए? जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ा है। फ्यूचर्स के ऊपर 150% टैक्स बढ़ गया है और ऑप्शंस के ऊपर 1400% टैक्स बढ़ गया। अगर आप देखें तो वो क्या है, पर पॉइंट्स बहुत कम दिखते हैं, मगर कितना परसेंटेज में देखें तो 1400% बढ़ गया टैक्स। तो उसकी वजह से एकदम धड़ाम से मार्केट गिर गया और मार्केट को कोई संभालने वाला अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई लग नहीं रहा कि भाई अब कोई संभाल सकता है मार्केट को, इतनी बुरी तरीके से गिरा है। और देखिए, ये कैपिटल गेन होता क्या है, अगर आपने कम में ख़रीदा है पहले शेयर और अब बेच रहे हैं, तो इनिशियली जब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लाया गया था, यही बोल के लाया गया था कि हम कैपिटल गेन टैक्स निकाल रहे हैं और हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेके आ रहे हैं, तो हर ट्रांजैक्शन पे हम पैसे ले लेंगे टैक्स के, फिर आपको फिर से कैपिटल गेन इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। मगर वो ला के 1-2 साल के बाद फिर से इनकम टैक्स ला लिए हैं कैपिटल गेन पे, जो भी शेयर्स पे प्रॉफिट होगा उसके ऊपर इनकम टैक्स ला लिए। तो इससे क्या होगा, एक किस्म की धोखाधड़ी हो गई। पहले आपने प्रॉमिस किया था, फिर आप लेके आ गए, ठीक है वो लेके आए, मगर अब क्या था कि जब मार्केट बहुत बुरे उसमें चल रहा है, इंडिया की इकोनॉमी जो है बहुत क्राइसिस मोड में है, 50% टैरिफ लग गए हैं और जो है बाहर के जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल चुके हैं मार्केट से, निकालते ही जा रहे हैं, हर रोज़ निकाल रहे हैं हज़ारों करोड़ से। तो इंडिया के जो डोमेस्टिक आपके म्यूचुअल फंड्स है, ये है, ये लोग कितना बोल के सपोर्ट करेंगे और जो है मार्केट को कितना पैसे खरीदने की एक क्षमता ख़त्म हो जाती है। जो है आपको डोमेस्टिक वाले उतना सपोर्ट नहीं कर सकते। तो जितना पैसा निकलते जा रहा है मार्केट से, उसकी वजह से डॉलर का भी डिमांड बढ़ गया, डॉलर का रेट बढ़ गया। अब हम 91 के करीब खेल रहे हैं डॉलर पे। तो इसीलिए ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाने का किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये बढ़ेगा। उल्टा ये था कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा। तो सडनली एक मतलब कुछ मांगने गए थे मगर कुछ उल्टा मारी पड़ गई है। तो उसकी वजह से जो है शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया है। जो लोग डाल चुके हैं, अब देखना है कितनों का जो है सुसाइड करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि इतना बुरा मार्केट गिरना बहुत ख़तरनाक होता है छोटे इन्वेस्टर के लिए। जो गरीब आदमी है, सैलरी वाला है, जो अपनी पूरी पूंजी लगाता है, उसका तो पूरी पूंजी वाइप आउट हो जाएगी। ये एक बड़ा जो है पूरा सिग्नल जो है आपने दिखाया कि किस तरह से रेड सिग्नल इस बजट के पेश होने के बाद टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। ये वो आखिरी बड़ी खबर थी या आखिरी बड़ी लाइनें थी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में दोहराई थी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। लोग उम्मीदें लगाकर बैठे थे, ये बदलाव क्यों नहीं हुआ है, और जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे उनको भी थोड़ी सी नसीहत दे दो कि भाई इस वजह से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है। जी देखिए, टैक्स स्लैब जो है ना, ये एक किस्म का ट्रिकी टैक्स स्लैब है। तो ये टैक्स स्लैब अभी चेंज नहीं किए हैं लोग, क्योंकि उनको खुद भी पैसों की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जीएसटी में आपको रिलीफ दे दिया था सितंबर में। अब जीएसटी में जब रिलीफ दे दिया तो इनका जो है रेवेन्यू लॉस हो गया। अब ये रेवेन्यू कहीं से तो रिकवर करना है ना। अब जैसा घर का खर्चा है, अगर सैलरी कम हो गई तो खर्चा तो उतना ही रहेगा, तो उनको कहीं और से निकालना है। तो जो है जीएसटी के ऑफिसर्स को टारगेट दिया हुआ है, तो वो लोग जो है रोड पे निकले हुए हैं बेचारे कि फिर कहाँ से कलेक्ट करें, कैसा कलेक्ट करें। तो वो ऑलरेडी चल रहा है। तो उसके ऊपर अगर आप ये लोग टैक्स स्लैब में कुछ बेनिफिट दिए जाएँ तो इनको फिर और लॉस होगा। तो इसीलिए इन लोगों ने अभी ये साल टैक्स स्लैब में कुछ भी चेंज नहीं किया।
पहले जो टैक्स स्लैब थे 12 लाख तक की इनकम वालों को रिबेट वगैरह दे के 12 लाख माफ़ रख रहे थे। अगर आप सैलरी है तो और एक 75,000 का बेनिफिट मिल रहा था, 12,75,000। मगर अगर आपके 12 लाख नॉर्मल वाले को 12 लाख से 10,000 भी बढ़ गया तो सडनली आपको पूरा कैलकुलेशन 4 लाख से शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली आपका टैक्स स्लैब 4 लाख है और 12 लाख के ऊपर जाते आपको 4 लाख से टैक्स लगना शुरू होगा। 4 लाख से 8 लाख 5% लगेगा, ऐसा ऐसा जंप होते जाएगा। हर 4 लाख पे 5% टैक्स जंप होगा। तो ये पूरे स्लैब्स एज इट इज़ रखे गए हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिला है। छोटी बहुत टिंकरिंग बोलते हैं ना, मतलब थोड़ा सा इधर कर दिए, थोड़ा सा ऐसा कुछ प्रोसीजर में कुछ आसानी कर दिए, सिर्फ वो करके छोड़े हैं, कोई बेनिफिट कहीं भी नहीं मिला है। अब जो दरअसल हम FY27 यानी फाइनेंशियल ईयर 2027 में जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी रियल GDP ग्रोथ 7.2 पहुंच जाएगी, ऐसा हो जाएगा क्या इस बजट के पेश होने के बाद? आपको क्या लग रहा है? ऐसी पॉसिबिलिटीज इसमें नजर आती है? कहाँ नजर आ रही है? जी देखिए, GDP ग्रोथ बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हमें टैक्स स्लैब तो कुछ बेनिफिट नहीं मिला है, हमें जो है कुछ दूसरे क्लस्टर्स वगैरह जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है उसमें बेनिफिट मिला है। अलबत्ता इंपोर्ट के उसमें जो बाहर से माल हम ख़रीदते हैं उसमें काफ़ी आसानी कर दी गई है कि भाई आप जो है ऑफिसर के पास जो माल आपका अटकता था वो ना अटके, आप जो है डिक्लेरेशन के ऊपर आपका माल निकाल लें। तो इससे क्या हो रहा है, उल्टा आपका इंपोर्ट ईजी हो रहा है। अब डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी इजी होगा, क्योंकि अगर आपका गोडाउनों में माल नहीं अटकता है या आपको वो नहीं होता गवर्नमेंट के उसमें, तो डेफिनेटली आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजी हो रहा है। तो ये जो ट्रेड डील्स कर रहे हैं ना, उसके आसानी के लिए काफ़ी चीज़ें करें जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जो है ट्रेड डील्स की वजह से ये होता है कि हमारा इंटरनेशनल जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे वो बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पोर्ट्स आसान होना ज़रूरी है। हमें कई जगहों पे रजिस्टर करना पड़ता है एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए कई जगहों पे हमें चप्पलें खींचनी पड़ती हैं। आज भी हमारे लिए उतना आसान नहीं है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना कोई भी चीज़। आप देखिए, अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप फौरी आपको पता नहीं लगा भाई क्या क्या करना है, मुझे कहाँ कहाँ जाके रजिस्टर करना है, कौन से काउंसिल में करना है, कौन सी जगह कोई क्या मार पड़ जाएगी, और सडनली जाके जो है शिप के पास मेरा माल रुक जाएगा कि फलाना सर्टिफिकेट नहीं है, फलाना चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ों को आसान करने की कोशिश की गई है, मगर इसमें और बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें हमारा एक्सपोर्ट का काम बढ़ाना है, हमें हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कराने बढ़ाने हैं। क्योंकि अभी जो है देखिए 50% टैरिफ US से लगा हुआ है, ये बहुत ख़तरनाक है। अगर हमारी ट्रेड डील होती है तो सडनली हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे। ट्रेड डील अगर हो जाती है, ऑर्डर्स बढ़ने का चांस हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे सारे ऑर्डर्स बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जा रहे हैं। अभी हमारे ऑर्डर्स बिल्कुल हमारे पास नहीं आ रहे। अभी जो सीज़न होता है ना, लोग क्या करते हैं, एक सीज़न पहले ऑर्डर देते हैं, जितने भी फॉरेन वाले रहते हैं एक सीज़न पहले देते हैं। अभी उनके पास समर आ रहा है समझिए, तो विंटर में ही समर के कपड़ों का ऑर्डर दे देते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि एक डिले की वजह से एक सीज़न और लॉस हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए आसानी होने के लिए जो एक्सपोर्ट जोन्स में लोग फंसे हुए हैं, उनका माल फंसा हुआ है, लोकल मार्केट में बेचने के लिए ओके कर रहे हैं। तो अभी एक्सपोर्ट का माल काफ़ी लोकल मार्केट में आके बिकेगा। तो ये सिस्टम्स लेके आए हैं इस मार्केट में। GDP ग्रोथ का ऐसा है, देखिए अगर ये ओवरऑल चीज़ बढ़ती है तो GDP ग्रोथ बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक क्या बोल रही है कि भाई आपका GDP ग्रोथ का कैलकुलेशन ही बोगस है, आप जो तरीके से GDP ग्रोथ करते हैं वो पूरा बकवास है। आप सिर्फ एक जना खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है, तो दोनों को ट्रांजैक्शन डबल कर ले रहे हैं आप। तो वैसा करना नहीं है आपको। GDP के ग्रोथ का कैलकुलेशन अलग होता है वर्ल्ड वाइड। तो उस तरीके से वो लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, मगर उस कैलकुलेशन से भी अगर देखते हैं तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह। मगर उसके लिए गवर्नमेंट को थोड़े स्टेप्स और लेने पड़ेंगे, इतना बस नहीं होगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा। देखिए MSMEs को लेकर के जिस तरीके से बजट में चीज़ों को शामिल किया गया, लग तो रहा है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो मुकामी जो ताजिर हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको किसी तरह की मदद मिले, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन बजट में गैर ऑडिट ट्रस्ट के लिए टैक्स फाइलिंग की जो डेडलाइन थी 31 अगस्त तक बढ़ाई गई, ये क्यों हुआ है, किस वजह से? ITR 1 ITR 2 की भी बात कर लेते हैं। यहाँ भी फाइलिंग की जो डेडलाइन है वो 31 जुलाई तक कर दी गई। रिटर्न संशोधन की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च तक बढ़ाया गया, और इसमें भी थोड़ा सा मामूली सी फीस रखी गई है। ये इससे राहत मिलेगी, फायदा होगा जी डेफिनेटली बढ़ने में? जी हाँ, डेफिनेटली राहत मिलेगी। देखिए इसमें होता क्या है ना, हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह को काफ़ी राहत मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, लास्ट मोमेंट पे कस्टमर आता है रिटर्न्स डालने के लिए। तो अब सैलरी वाले आ गए,
सैलरी वाले काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, उनके जो है नॉर्मल रिटर्न्स रहते हैं, तो वो लोग आ जाते हैं, जबकि ऑडिट वाले टैक्स और नॉन ऑडिट वाले टैक्स रिटर्न, नॉन ऑडिट वाले बिजनेस वालों के रिटर्न्स हम लोग करते बैठते हैं, क्योंकि उनका भी जो है काम तो रहता है ना, बिजनेस का है, कई ट्रांजैक्शंस होते हैं उन लोगों के, तो ये काम करते बैठे जब सैलरी वाले आके हमारे को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये लोग क्या किए हैं कि ये जो बिजनेस वालों के रिटर्न्स को और ट्रस्ट वालों के रिटर्न्स को अगस्त 31 को ढकल दिया है और सैलरी वालों को 31 जुलाई पे ही रखा है। उससे क्या होता है, हमारे पास जब 31 जुलाई पे सैलरी वाला आएगा, हम उसे ज़्यादा टाइम दे सकेंगे, उसके जो भी शेयर्स ट्रांजैक्शंस है सब कुछ चेक करके, सब कुछ आराम से करके डाल सकते हैं। फिर जब हम अगस्त में बिजनेस वालों के और ट्रस्ट वालों के रिटर्न्स टेकअप करेंगे, तो हमारे पास टाइम रहेगा उनको भी आसानी से तरीके से देखने का। और ट्रस्ट वालों के रिटर्न्स का प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अगर ट्रस्ट वाले रिटर्न्स लेट डालते हैं तो उनको वो जो टैक्स की माफ़ी है नहीं मिलेगी, पूरा टैक्स लग जाएगा, तो उनको किसी भी हाल में 31 जुलाई रिटर्न डालना था, तो उसको एक्सटेंड किया है, तो अच्छी बात है, डेफिनेटली एक महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जी हाँ। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पर अब सजा नहीं होगी, ये क्या, किस वजह से सरकार ने फैसला लिया होगा, वो मंशा जो थी उनकी वो भी आपसे समझूंगा। और सरकार ने जुर्माने का जो बदलाव किया है, प्लान किया है, जिसमें 30% टैक्स का मतलब अनाउंस किया गया, यानी अब जो अपनी इनकम छिपाता था उससे सजा नहीं मिलेगी, सिर्फ 30% टैक्स का हिस्सा उससे ले लिया जाएगा। जी, देखिए, इसमें क्या है ना कि इंडिया में टैक्स रिजीम में कई जगहों पे इम्प्रिजनमेंट है, मतलब आपको जेल हो जाएगी। अब जब फॉरेन वाले देखते हैं कि भाई इंडिया में जाके अगर हम कुछ भी किताब में गलती कर दिया, हमारा अकाउंटेंट कुछ भी कर दिया, या फिर हम सही भी है, टैक्स वाला बोल रहा नहीं तुम गलत है, वो तो हमारे बड़े साहब को जेल हो जाएगी। तो कोई जेल, इंडिया की जेल को तो कोई जाना ही नहीं चाहता, वो मर जाएगा। कोई गोरे को अगर लेके जाके आप अगर इंडिया की जेल में डाल देंगे तो वो मर जाएगा। तो कोई इंडिया में कंपनी खोलना ही नहीं चाह रहा। भाई ये ऐसा कैसा कानून है कि भाई कुछ भी टैक्स में हो गया आप जेल में डाल दे रहे। तो इंडिया के जो कानून है, जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के कानून है, ये बहुत ख़तरनाक है, बहुत ड्रैकोनियन है। और इंडिया के जेल्स, बाहर के गोरे नॉर्मल घर में, होटल में, 5 स्टार होटल में रहा तो उसकी हालत बुरी रहती है, तो आप उसको लेके जाके जेल में डालेंगे तो क्या हो। तो ये हमेशा से रहा है इंडिया के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये एक प्रॉब्लम रहा है कि अगर आप कहीं भी कुछ ऑफिसर आपके बात से सहमत नहीं है तो वो आपको पकड़ के जेल में डाल सकता है। डेफिनेटली ये बहुत लंबे केसेस चलने के बाद, टाइम के बाद वो काम होता है, मगर फिर भी क्योंकि राइटिंग में है, कितने लोग जेल में गए हम आज जानते हैं। भाई टैक्स की वजह से कितने लोग गए हैं, आप कोई किसी को नहीं जानते। इवन आज मैं जो है 35 साल से ये लाइन में हूँ, 35 साल से किसी को नहीं देखा कि वो जेल में गया है। मगर क्या है, ये प्रोविज़न राइटिंग में रहने से बाहर वालों को अच्छे बिजनेसेस इंडिया में आने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसके लिए ये बिज़नेस निकालने के लिए काफ़ी चल रहा था, कई सालों से चल रहा है ये, कि भाई आप ये इसमें आसानी करिए। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को चेंज किया गया इसीलिए कि भाई इसको रेगुलेशन एक्ट निकाल के मैनेजमेंट एक्ट किए और उसके अंदर ये जो जेल के प्रोविजंस निकाल दीजिए। तो ये पहले किया गया था, जब उसके बाद से अब ये जो नया लॉ लाया गया है कि भाई इसमें इनकम टैक्स में भी ये नहीं होगा, कुछ एडिशनल टैक्स लग जाएगा। तो एडिशनल टैक्स जो ऑलरेडी आप टैक्स भरते हैं 30%, उसके ऊपर और 30% लग जाएगा, प्लस इंटरेस्ट लगेगा। मगर ये एक्स्ट्रा 30% देने से आपको ये जेल का प्रोविज़न निकाल दिया जाएगा। और थोड़े से ऐसे 150 या 200 ऐसे क़वानीन हैं, मतलब एक्ट के रूल्स हैं, जिसके अंदर अभी भी है, ये निकालने के बाद भी, ये बजट के निकालने के बाद भी ये क़वानीन ऐसे हैं, उसमें टैक्स जेल का है प्रोविज़न, मगर उसको भी कोर्ट्स को अथॉरिटी दी गई है कि आप देखिए उसके अंदर क्वांटम वगैरह देख के, उसके अंदर मंशा देख के, अगर जेन्युइन केस है तो उसको आप फाइन के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। तो विदेशी जो इन्वेस्टर्स है उनका थोड़ा सा दिल बड़ा हो जाएगा। ये एक बड़ी चीज़ इसमें नजर आ रही कि अगर आपको जेल के प्रोविज़न को लगभग मतलब हटा ही दिया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉल्स रहेंगे, कुछ ऐसे मामले रहेंगे जहां पर अदालत ये फैसला भी लेगी। सिकंदर आजम भी चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। सिकंदर आजम, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत, कीमती वक्त आपने भी दिया है। सबसे पहले जो मंजर अभी देश ने देखा कि निर्मला सीतारमण की स्पीच संसद में खत्म होती है, शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है, हाहाकार मच जाता है, क्या बड़ी वजह इसके पीछे रही है? क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको मान के चल रहे हैं हम, क्या यही बड़ी वजह है या और भी इसके साथ कुछ चीजें शामिल है? जी बहुत शुक्रिया जी। ये सिर्फ एसटीटी का मामला नहीं है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अलावा जो एक्सपेक्टेशन था बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में, और जिस तरह से
आप कह लें कि आप अगर इस बजट को देखें अगर मेरे पर्सपेक्टिव से, तो बेसिकली जो है कह लें जो सिटीजन हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो कहीं कहीं T20 की तरह इंतजार कर रहे थे। जिस तरह से अभी दो कॉन्सिक्वेंसेज हमने देखे, एक तो जीएसटी रिफॉर्म जो हमने सितंबर में देखा, उससे पहले पिछले साल जो बजट था, ये दो कंटिन्यू जो आपने मेजर इवेंट जो थे जिसमें कहीं न कहीं टैक्स पेयर को काफी बेनिफिट मिला। तो आप यूं कह सकते हैं कि टैक्स पेयर, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स पेयर हो या इनडायरेक्ट टैक्स पेयर हो, कहीं न कहीं वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इसी तरह का T20 मैच आगे भी चलेगा। लेकिन आज का मैच आप कह सकते हैं कि बेसिकली ये टेस्ट मैच की तरह था, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कुछ इंडिविजुअल के लिए इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिलीफ बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। तो जाहिर सी बात है, अगर टैक्स का बहुत ज्यादा अगर कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लेमैन हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में पार्टिकुलरली कोविड के बाद एक बहुत बड़े रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, जो आम नागरिक हैं, उन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया है कह लें, यानी जो थोड़ा भी फाइनेंशियली लिटरेट हैं, चाहे वो एसआईपी के जरिए हो या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में हो। तो जाहिर बात है, जब उनको टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एसआईपी कंटिन्यू करना और आसान होता है अगर टैक्स रिलीफ मिलता, तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि शेयर मार्केट में बहुत चेंजेस नहीं देखा, बल्कि हमने आप कह सकते हैं निफ्टी भी डाउन है, बैंक भी डाउन है, और अदर जो पैरामीटर्स हैं जो शेयर मार्केट के, वो आप डाउनफॉल देख रहे हैं बेसिकली। ये एक बड़ी वजह सिकंदर को भी नजर आ रही है। लेकिन सिकंदर, साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं है ना कोई भी, तो जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे उनकी उम्मीदें टूटी है। लेकिन क्यों बदलाव नहीं किया? हुकूमत के मन में क्या चल रहा था कि हाल ही में शायद हमने जीएसटी स्लैब फिक्स किए हैं, तो यहाँ शायद बदलाव नहीं देते हैं? क्या रहा होगा मंशा? बहुत रिसेंट पिछले साल ही हमने देखा है कि 12 लाख तक जो है, 12 लाख तक जो है आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली। इन एडिशन टू दैट 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पिछले साल रेज हुआ था, 50 से 75,000 किया गया था। और उसके बाद फिर एक साल, और फिर सितंबर में जीएसटी में, इनफैक्ट अगर आपको याद हो जीएसटी के वक्त मैंने कहा था कि आई एम बिट कंसर्न कि अभी क्विकली फरवरी 2025 में जो है टैक्स रिलैक्सेशन मिला है, इंडिविजुअल टैक्स, उसके बाद जीएसटी में कहीं ना कहीं जो है टैक्स रिलैक्सेशन है कुछ चीजों पे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बजट का साइज इंडिया का घटा है। पिछले साल जो बजट का साइज था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब इंडिया ने 50 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस किया था। इस बार का बजट 50 लाख करोड़ से नीचे रहा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो दो कॉन्सिक्वेंसेस जो टैक्स के बेनिफिट मिले हमें, उसकी वजह से डाउन हुआ जीएसटी की वजह से, इनकम टैक्स स्लैब जो आपको 12 लाख का पिछले साल जो अनाउंसमेंट हुआ था उसकी वजह से। तो जाहिर सी बात आप हर साल ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट हर साल क्या आप कह लें कि वंस इन ए 6 मंथ, लाइक जीएसटी को अगर आप देखें तो बेसिकली, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये देखना होगा कि उनके पास रेवेन्यू कहां से आएगा। ठीक है, रेवेन्यू आप देखें, इस बार का रेवेन्यू जो है बिल्कुल 49.6 लाख करोड़ का बजट का साइज है, यानी टोटल जो एस्टिमेशन इन ऑर्डर टू रन आवर कंट्री इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आ रहा है आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 2026 से 27 जो है, जो पूरे इंडिया का जो खर्च होगा इन ऑर्डर टू रन दिस कंट्री, वो है 49.6 लाख करोड़, जो कि पिछले साल था 50 लाख से ऊपर था। अब ये सवाल है कि इस बार का बजट बल्कि बढ़ना था, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन होते हैं, जो मॉडरेट इन्फ्लेशन भी अगर आप ले लें 4 से 6% के बीच में, तो कम से कम भी तो 4%, तो बजट का साइज बढ़ना था। बट अगर आप ओवरऑल फिगर देखेंगे तो बजट का साइज घटा है। इनफैक्ट बजट का साइज घटने की वजह यही है, इनकम हमारा कमा है। पिछले साल जो टोटल इनकम गवर्नमेंट, लेकिन जीएसटी कलेक्शन रिपोर्ट जो आई थी सिकंदर, वहां तो धूम मची हुई थी, जीएसटी का कलेक्शन काफी अच्छा हुआ है। कलेक्शन बेहतर हुआ, लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे, जो इंडिविजुअल टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, तो आप देखेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में 1 लाख करोड़ यानी कि 35 लाख करोड़ या फिर 34 लाख करोड़ इस बार एस्टिमेट किया जा रहा है। तो ओवरऑल ठीक है, हो सकता है जीएसटी स्लाइटली, पार्टिकुलरली सीन गुड्स जो 40% को टैक्स स्लैब किया गया था, जो कि पहले नहीं था। 40% टैक्स स्लैब में जो सीन गुड्स थे और अदर गुड्स जो उसके अंदर अल्कोहल और टोबैको वगैरह आया, उसकी वजह से ठीक है, थोड़ा स्लाइटली चेंजेस था। बट ओवरऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह आप कंबाइन करेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में, इस साल जो एस्टिमेटेड है वो 1 लाख करोड़ रुपीस कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल बजट का जो साइज है, बजट का साइज को आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारा हाउस होल्ड, इन ऑर्डर टू रन हाउस होल्ड इस साल में हमें कितना खर्च चाहिए, तो इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में 1 लाख करोड़ अप्रॉक्स अमाउंट कम एस्टिमेट किया गया। और उसकी वजह है टोटल टैक्स से इनकम। मैं टोटल टैक्स कह रहा हूं तो बेसिकली मैं डायरेक्ट टैक्स
के साथ साथ में इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स में लार्जली आप कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल पे करते हैं, जो कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है, और इनडायरेक्ट में आप कह सकते हैं जीएसटी है, वैट है, कस्टम है, तो ओवरऑल 1 लाख करोड़ का कमी हुआ है, जो क्वाइट विजिबल है इस साल। यानी 50 लाख करोड़ से हम पीछे आ गए हैं इस बार जो बजट का साइज है। बजट के साइज को लेकर अच्छे तरीके से सिकंदर ने एक्सप्लेन किया है और अपोजिशन को सिकंदर एक मौका मिल जाएगा, अब वो लगातार इस पर बोलेंगे। खैर तारिक इमाम साहब, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इनकम टैक्स भरना अब आसान हो जाएगा जी। अब वो किस बारे में, किस संदर्भ में कहा, वो थोड़ा सा आप समझाइएगा। जी देखिए, अभी कैसा कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट का जो मंशा है नॉर्मली कि आप टैक्स जो है आसानी से, टैक्स का रिटर्न इजी कर दिया जाए ताकि वो आसानी से भर सकें। मगर जब तक वो डिज़ाइन टेबल पे आता है, रिटर्न इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कारोबार और बढ़ते जा रहा है। जब हमारे पास जीएसटी नहीं था, जब सेल टैक्स था, जब हमारे पास जो काम था जीएसटी आगे बाद में वो काम 10 गुना बढ़ गया है, क्योंकि आदमियों की भी रिक्वायरमेंट, उनकी स्किल लेवल भी बढ़ गई। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, गवर्नमेंट का तो हमेशा से हायर लेवल का ये होता है कि आसान करो, मगर जब लोग फ्रॉड करते हैं उसको बचाने के लिए और मुश्किल किया जाता है। तो अब इस बजट में आसान करने के लिए ये करें हैं एक अच्छा काम कि जो एनआरआई से प्रॉपर्टी ख़रीदते थे, आप जो एनआरआई से जब प्रॉपर्टी ख़रीदते थे तो आपको एक स्पेशल टैन नंबर अप्लाई करना पड़ता था अलग से, और फिर उसका जो 12.5% प्लस सेस सरचार्ज जो टैक्स टीडीएस है वो कट करके, वो पैसे उतने कम करके वो एनआरआई को बाकी के पैसे पे करना और वो एनआरआई के पैन में जमा कराना पैसे। तो ये जो है टैन नंबर लेने की क्या ज़रूरत है, जब मेरे पास पैन है, मैं पैन से कलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं लोकल आदमी से जब प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ तो 1% टीडीएस लगता है, और वो 1% टीडीएस मैं अपने पैन से वो एनआरआई के पैन, लोकल आदमी के पैन में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो वही मेथड इसमें लाना था, नहीं लाए थे अब तक। तो वो मेथड फिर अब जो वेबसाइट को चेंज करके वो मेथड जो है ये एनआरआई के परचेज़ में भी लिए हैं, उसकी वजह से थोड़ी आसानी हो जाएगी। दूसरा क्या हो गया था कि देखिए, आप टैक्स रिटर्न रिवाइज करना, मतलब आप कुछ गलती करें रिवाइज करो, या कुछ लेट लतीफ़ लोग होते हैं, भाई अरे मैं दूंगा, थोड़ा इंटरेस्ट भर के दे लेता हूँ, पैसे नहीं है टैक्स, तो उन लोगों को सिर्फ दिसंबर तक ही टाइम दिए थे। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, आपका आपकी फाइलिंग डेट ही एक्सटेंड हो जाती है, जैसा पिछली बार 15 सितंबर तक एक्सटेंड हो गई, तो ऐसा फाइलिंग डेट आपकी एक्सटेंड हो जाती है। तो सितंबर से सिर्फ दिसंबर उतना ही टाइम मिला था कि रिवाइज़ करने या करेक्शन करने के लिए। तो उसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट को, देखिए कोई रिवाइज़ कर रहा है तो बढ़ के ही डालेगा, कोई करेक्शन भी कर रहा है तो कुछ मिस किया तो वो करेक्शन करेगा। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ है, जैसा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, जैसा बैंक्स है, तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन आपके नाम से हुए हैं वो रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो वो रिपोर्ट करने में, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोग लेट करते हैं, तो वो जुलाई तक रिपोर्ट नहीं हुआ समझिए, तो अब आपका तो रिटर्न डालने की डेट आ गई। अब आपको भी आप सोच रहे कि भाई मैं छुपा लूँगा या कुछ करूँ, बाद में रिपोर्ट हो गया, तो वो जो बाद में रिपोर्ट हुआ आपको आपका रिटर्न करेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो है रिटर्न करेक्ट करने के लिए चांस नहीं मिल रहा था दिसंबर रहने से। इन लोग दिसंबर रखने का रीज़न क्या था कि भाई देखिए दिसंबर तक सारे रिटर्न्स आ गए तो मार्च तक हमारा बजट आएगा, पिछले कलेक्शन का पूरा हम हिसाब बजट में रख सकते हैं फरवरी में। अब जब आपके रिटर्न्स डालने की डेट ही मार्च 31 हो गई, हमारा बजट आ रहा है फरवरी में, तो हम उसका हिसाब कैसा देंगे। मगर प्रैक्टिकल नहीं सोचे कि भाई प्रैक्टिकल जो आदमी भर रहा है उसको दिसंबर तक बस नहीं होगा टाइम, उसको मार्च 31 तक टाइम मिलना ज़रूरी है, तो वो एक्सटेंड किया है। मगर कुछ नॉमिनल फ़ीस, अब ये नॉमिनल फ़ीस क्या है भाई, देखिए नॉमिनल फ़ीस तो पहले भी थी, 5,000 रुपये दे रहे थे, अब क्या उसको और बढ़ा दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, और कितनी नॉमिनल बोलते हैं, मगर 5,000 भी बड़ी चीज़ है भाई, एक नॉर्मल सैलरी वाले को 5,000 में काफ़ी काम हो सकते हैं। तो ये चीज़ और नॉमिनल फ़ीस क्या होगी ये एक अब देखना है एक्सपेक्टेशन में क्या होगा। मगर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई 31 मार्च टाइम मिल गया है, आप करेक्शन कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स को, करेक्टेड रिटर्न्स को सबमिट कर सकते हैं। दूसरा, जब आपके ये रिवाइज रिटर्न डाल रहे हैं
पुराने जो रिपोर्टिंग हुई है डिफरेंट, आप कहीं से ज्वेलरी खरीदें, आजकल जो है लोग गोल्ड और सिल्वर काफ़ी खरीद रहे हैं, ये सारा इनकम टैक्स में रिपोर्ट हो जाएगा आपके पैन पे, क्योंकि वो जौहरी आपका पैन ले चुका है तो वो आपका रिपोर्ट करेगा। वो सारा ट्रांजैक्शन आपको टैक्स में, इनकम में बताना है, बता के डालना है। तो वो जब रिपोर्ट पहुंचेगी तो अगर दिसंबर हो गया तो आपको करेक्शन का टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए मार्च तक टाइम मिल गया। तो ये सारे रिपोर्ट्स अलग अलग 12-15 डिपार्टमेंट्स है, यहाँ से रिपोर्ट आपकी जाएगी। रिपोर्ट मतलब कंप्लेन समझिए कि इन्होंने ये किया है, तो ये कंप्लेन आपका जाएगा, ये ट्रांजैक्शन उन्होंने किया है, आप देख लीजिए इन्होंने ये रिटर्न्स में सबमिट किया या नहीं किया। तो ये ट्रांजैक्शंस को करेक्शन का टाइम मिल रहा है आपको 31 मार्च तक, मगर कुछ पेनल्टी, कुछ नॉमिनल फ़ीस के साथ। अब ये नॉमिनल फ़ीस क्या है, फाइन प्रिंट में जाके देखना पड़ेगा। जैसा रिलीज़ होता है फाइन प्रिंट, बिल पास होते ही उसको देख लेंगे, चेक करके फिर आपको अपडेट करेंगे। तो ये बड़ी वजह दरअसल बताई है कि टैक्स भरना, ये आरटीआई भरना इतना आसान क्यों हो जाएगा, बल्कि जो मुश्किल चीज़ें थी उनको हटाया है सिर्फ, ताकि थोड़ा सा इजी इसमें और गवर्नमेंट को भी फायदा जाए। तो अगर दिसंबर तक ये हो जाए तो बजट का शायद जो स्केल गिरा है, अगले बजट में हम कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखें। सिकंदर, सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, सोना और चांदी की जो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो रही थी वो भी गिरी है आज। देखिए, सिल्वर और गोल्ड का जो मामला है, बेसिकली उसको आप डोमेस्टिक बजट से या फिर जो अभी जो पार्लियामेंट में जो बजट प्रेजेंटेशन हुआ है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड इंटरनेशनल तरीके से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है बेसिकली। अगर आप बजट से पहले भी अगर आप कल का फिगर आप देखें तो कल भी सिल्वर जो है कम से कम 12 से 15% गिरा है, आज भी गिरा है। तो गोल्ड और सिल्वर जो है वो सिर्फ विद इन आवर कंट्री अगर आप सोच रहे हैं तो उससे उस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं है। वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे चाहे कौन सी कंट्री कितना गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व बना रही है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि किन किन चीजों में उसका यूज हो रहा है गोल्ड और सिल्वर का। आप कह लें जिस तरह से रशिया एक बड़ा कह लें कि प्रोडक्शन देता है सिल्वर का, ईवीज बैटरी में यूज हो रहा है। तो वो टोटली अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप गूगल करके भी समटाइम अगर आप देखेंगे ना कि सिल्वर प्राइस इन डॉलर टुडे, तो आपको ये पता चलेगा वो काफी वोलेटाइल है एंड दैट इज बीइंग कंट्रोल अक्रॉस द वर्ल्ड। वो सिर्फ डोमेस्टिक की वजह से उसका कंट्रोल नहीं है बेसिकली, वो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ उसके आगे चल के डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा, कंट्री कितनी रिजर्व बनाएगी, कौन सी कंट्री कितनी रिजर्व बना रही है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या टैरिफ चार्जेस कर रहे हैं, और आने वाले वक्तों में क्या पोटेंशियल है कि इस सिल्वर का इस्तेमाल या गोल्ड का इस्तेमाल या अदर जो आप कह लें कमोडिटी मार्केट है, जो कह लें कि हाई वैल्यू जो आपके प्रीशियस मेटल हैं, उसका यूज अलग अलग प्रोडक्शन में कितना ज्यादा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली लास्टली। ये कनेक्शन भी सिकंदर आपने समझाया। सरकार बार बार कह रही कि युवा, गरीब और किसान को मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार किया गया। सबसे पहले युवाओं पर आ जाते हैं, जो एक अच्छी चीज़ मुझे भी दिखे, जाहिर तौर पर उस पर आपकी नज़र समझना चाहूँगा। बजट में जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए लैब बनाने का ऐलान हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भारत में एवीजीसी जो क्षेत्र है, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, यहाँ पर 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की ज़रूरत होगी। इसलिए हम लैब्स बनाएंगे जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा जो 10th तक के स्कूल है और 500 कॉलेजेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हम क्रिएटर लैब्स बनाएंगे। ये एक बड़ा अच्छा कदम रियल जीडीपी ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये देख रहा हूँ कि अभी चूंकि हमारी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, तो उस तरह से हम बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं बेसिकली। अभी आप चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर एआई हो, अभी रिसेंटली जब इकोनॉमिक सर्वे पास हुआ तो उसमें भी बात हुई एआई को लेकर के, तो हम बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म के कंज्यूमर बने हुए हैं। अब जितने भी आप एआई के टूल्स हैं या फिर डिजिटल मेजर टूल्स हैं, आप जो चाहे डीप सीक की बात कर लें, आप को पायलट की बात कर लें, या फिर आप जो है जेमिनाई की बात करें, ठीक है, चैट जीपीटी की बात करें, ये सारे हम कंज्यूमर बने हुए हैं इनके लिए। नॉट अभी आपके वक्त में अगर आपसे किसी से भी पूछा जाए कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म एआई का बताएं जिससे हम यूज कर रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज में या फिर उसको यूज किया जाएगा, तो बेसिकली कहीं पे इंडियन मेड वैसा कोई मुझे एआई नहीं दिखता है। इनफैक्ट ये काम तो बहुत पहले किया जाना चाहिए और इस वक्त की जरूरत है कि जिस तरह से अलग अलग कंट्रीज ने, पार्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना एआई डेवलप किया है, अब हमारी कंट्री को भी जितनी जल्दी डेवलप करना चाहिए। बिकॉज एआई सिर्फ यूज मैं नहीं देख रहा हूँ, यूज के अलावा मैं ये भी देख रहा हूँ कि वो एक डेटा स्टोर करता है। अगर आप कहेंगे एआई को मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख दें, तो पता है वो ऑटोमेटिकली लास्ट में आपका नाम लिख दे रहा है, उसको सारा डिटेल आपको पता हो चुका है।
तो इसलिए हम अभी कंज्यूमर बने हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लार्जली, और एआई को लेकर के एआई भी सिर्फ हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका बेनिफिट किसी और कंट्री को जा रहा है। दिस इज द राइट टाइम दैट वी शुड कम आउट विद सम एआई व्हिच कैन बी इक्वली कॉम्पिटिटिव विद लाइक चैट जीपीटी, डीपसीक, कोपायलट, जेमिनी। तो ये वक्त है, तो डेफिनेटली ये जो लैब जो बातें हो रही हैं, आई एम श्योर के कोई ना कोई ऐसे डेवलपर आएंगे। और नहीं, वो चीजें ठीक है सिकंदर, इसमें एक और चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ जाहिर तौर पर, सरकारी स्कूलों को जो हम देखते हैं ना, तो मुल्क में 1 लाख से ज्यादा स्कूल है जहां पर एक टीचर है, ठीक है। ऐसे सरकारी स्कूल 15,000 सेलेक्ट करना और 500 कॉलेजेस सेलेक्ट करना, वहां पर लैब्स बनाना, ठीक है, अच्छा कदम है जाहिर तौर पर, लेकिन ज्यादा बेनिफिशियल क्या होता? वैसे भी हम कॉर्पोरेट सेक्टर को इतना कुछ दे रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो आप जो कह रहे थे ना कि हम लोगों ने देर कर दी इसमें आते आते जाहिर तौर पर, ऐसे में प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा मजबूत करने की अगर हम कोशिश करते वहां पर ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट स्टेज है हमारा, यही पर फोकस है, लेकिन हमारा तो पहला स्टेज ही है। अगर हम देश की योजनाओं की, स्कीमों की अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते तो ज्यादा बेनिफिशियल यहां पर चीजें होती। ये भी ठीक है। इस इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट में क्या देखेंगे ना आप, जिस तरह से आप बैंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, ये सारे जो सर्विस सेक्टर हैं बेसिकली, जो हम यहाँ से बैठ करके, हमारे स्टूडेंट बैठ करके, या फिर जो जॉब कर रहे हैं आईटी फील्ड में, यहाँ से बैठ करके दूसरे कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था कि ये सर्विस प्रोवाइड करने से बेहतर ये भी होता कि काश हम कुछ और अपने सॉफ्टवेयर, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने एआई के थ्रू डेवलप होते हैं, तो जाहिर है उसमें कोलेबोरेशन हो सकता है। जैसे प्राइवेट कंपनीज जो है, जिस तरह से अभी लैब की बात हुई, उन लैब में जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे, इनोवेटिव होंगे, उनके साथ प्राइवेट कंपनियां जो है कह सकते हैं कोलैब कर सकती है, कोलेबोरेशन कर करके इस तरह के जो अदर डिजिटल जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग फील्ड के, उसमें आ सकते हैं बेसिकली। तो मैं इस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि प्राइवेट कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और जो लैब जो सेटअप कर रहा है, करने की जो बात की है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि दोनों क्यों नहीं कोलैबोरेट करके एक बेहतर जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म करें, चाहे वो एआई एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, हेल्थ के फील्ड में हो, रिसर्च के फील्ड में हो। जैसे रिसर्च में हम लोग परप्लेक्सिटी वगैरह यूज करते हैं, तो इस तरह से अलग अलग फील्ड में ये चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, ये सब तो कॉमन यूज के लिए है, बट स्पेसिफिक डोमेन स्पेसिफिक जो है वो उस लैब की मदद से प्राइवेट कंपनियां कोलैबोरेट करके, एमएनसीज उनसे कोलैबोरेट करके अगर कुछ ऐसा डेवलप करती हैं अलग अलग सेक्टर के लिए, जिससे फार्मिंग इजी हो, हेल्थ सेक्टर में जो है थोड़ी आसानी हो, आप जो है अदर जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें बच्चों के लिए आसानी हो, तो दैट विल बी गुड मूव बेसिकली। अगर लीगल एडवाइजरी को लेकर, इन तमाम सेक्टर्स को लेकर भी इस पर जो है वो काम, एआई पर फोकस जो रहेगा ना, जो हम चर्चा कर रहे थे उस दिन, वो शायद मुझे इसमें नजर आया कि ये सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस को आइडेंटिफाई करके वहां पर इन्वेस्ट करना। क्या महंगा क्या सस्ता हुआ, उस पर आ जाते हैं तारिक इमाम साहब। सस्ता हुआ है विदेश जाना। अगर विदेश टूर पर हम जाते हैं तो जो पैकेजेस हम पहले देखते थे प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की तरफ से भी काफी भारी भरकम वो थे, अब फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब वो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। जी देखिए, अब जैसा आप हज पैकेज ले लिए, हज पैकेज पे जब जाते हैं आप, तो आपके हज पैकेज पे 5% वो टैक्स काट के आपके अकाउंट, आपके पैन में जमा कर दे रहा है। तो लोग हमारे पास आ रहे थे कि भाई ये जो टैक्स हमारा कटा है, ये हमें रिफ़ंड लेना है, वापस दिला दीजिए। तो वो हमारा काफ़ी काम चल रहा था कि भाई देखिए, जितने भी हज को जा रहे लोग, उनके पैसे कट रहे हैं, उनको फिर वापस लेना है, क्योंकि अक्सर लोगों की उतनी ज़्यादा इनकम होती नहीं है कि भाई वो 5% टैक्स में भरा जाए, उनको वो पैसे वापस मिल जाते हैं। तो अब ये 5% पैसे जाके फंस जा रहे थे, तो इससे हमें अभी क्या हो गया है, 5 से 2% हो गया है। तो समझिए, अगर आप 10 लाख रुपए का पैकेज है आपका हज का, तो 50,000 रुपये कट जा रहे थे, अब वो 20,000 रुपये ही कटेंगे, और जो है बाकी के 30,000 आपको सेविंग हो जाएगी। तो ये एक बेनिफिट मिला है। प्लस जो लोग मेडिकल के लिए जाते हैं उनको भी बेनिफिट दिया गया है, और बच्चों को जो पढ़ाई के लिए आप बाहर भी जाते हैं, जैसे कि कॉलेज की फ़ीस पे किया आपने, हॉस्टल की फ़ीस पे किया आपने, तो ये जो रजिस्टर्ड कॉलेजेस में आप पे करते हैं बच्चों के लिए, इसके लिए भी टैक्स का जो TDS कटिंग है ये 2% कर दिया गया। पहले भी कंसेशनल रेट था 5%, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखते हैं ना कि अगर आप जाके कुछ पैसे बाहर भी जाना है तो 10 लाख तक आपको माफ़ है। 10 लाख के ऊपर अगर आप कुछ LRS जो बोलते हैं, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, अगर ये स्कीम में आप 10 लाख से ज़्यादा कुछ अमाउंट भिजाते हैं साल भर में टोटल मिला के, तो आपको 20% TDS लग जा रहा है, 20% टैक्स कट जाएगा।
तो अगर समझिए आपने 20 लाख रुपए डाले, भिजाना चाह रहे हैं, तो 4 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट में टैक्स भराना पड़ेगा। फिर बाद उतना टैक्स तो हमारा लगता नहीं है, तो फिर उसको वापस रिफंड लेना है। ये एक अजीब किस्म की तकलीफ़ का प्रोसेस है। ये मेरे अंदाजे से ये प्रोसेस सेट किया गया इसीलिए कि भाई इतने सारे लोग पैसे बाहर भिजाना चाह रहे हैं, तो इनको रोका जाए और इनके पैसे थोड़े रुकते हैं टैक्स में, तो इनको एक डिटरेंट रहेगा कि भाई हाँ हम अभी नहीं भिजाएंगे या रुक जाएंगे। इस तरीके से करने के लिए 20% लगाया गया है। तो अब 20% तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चा कोई पढ़ने जा रहा है 20% बोल तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करके 5% किया गया था पहले, उसको अब 2% किया गया। वैसे जो है मेडिकल के लिए जो भी पैकेजेस हैं, वो पैकेज मेडिकल के लिए भी जो बाहर जाना चाह रहे थे, कोई स्पेशल ऑपरेशन है जो इंडिया में नहीं करा रहे हैं, बाहर जाना है, तो उनको भी 2% TDS कट कर रहे हैं। और आपके जो अब ट्रैवल एंड टूरिज़्म पैकेजेस में भी जो 5 कट रहा था हज के पैकेज में, वो अब 2 कटेगा, 2%। युवाओं की जो हम बात कर रहे थे, सिकंदर आपके पास आ जाता हूं। सरकार ने हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया। मुल्क में जितने भी जिले हैं, हर जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बने। उम्मीद तो हम ये जता रहे हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहां पर, जो आराम से लोग रहे इस काबिल दरअसल वो गर्ल्स हॉस्टल जरूर बन जाए। कितना बड़ा फायदा है युवाओं के दृष्टिकोण से और खासतौर पर गर्ल्स जब महिलाओं की बात करते हैं? जी, इनफैक्ट ये एक बेहतर मूव है, लेकिन इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना, जब ड्राफ्ट हो रहा था 2016-17 में, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट। बेसिकली टोटल 30 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, और पार्लियामेंट में भी हमें इनवाइट किया गया था। मैं उसका पार्ट था बेसिकली। और मैं अपनी रिपोर्ट को अभी भी याद करता हूं कि उस रिपोर्ट में मैंने मेंशन किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक केंद्रीय विद्यालय, नेतरहाट विद्यालय की तरह गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड स्कूल्स बने और फार्मर्स के बच्चों के लिए भी स्कूल बने। ये मैंने प्रपोज किया था बेसिकली। तो अभी जब मैं हॉस्टल को देख रहा था, जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि गर्ल्स हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट, तो पहले एक मुबारकबाद तो हम भी दे देते हैं सिकंदर आपको, शायद वो एडवाइस काम भी आई है। हाँ, आई जस्ट होप कि आगे चल करके इसका एक्सटेंशन हो। ये गर्ल्स हॉस्टल अभी बना है, आगे चल करके ये गर्ल्स केंद्रीय विद्यालय के तौर पर शेप ले पूरे कंट्री में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो डेफिनेटली ये इसका और एक्सटेंशन होगा एंड वो काफी बेनिफिशियरी होगा, पार्टिकुलरली फीमेल्स गर्ल्स के लिए। क्योंकि देखिए बड़े बड़े शहरों में तो लड़कियां ठीक है, थोड़ा आसानी से बाहर निकल के पढ़ लेती है, लेकिन जब आप बात करेंगे रूरल पॉपुलेशन की, सेमी अर्बन पॉपुलेशन की, तो एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान की अभी भी सेमी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में है। उनके लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजेस पास में होना, ये सारी बहुत मुश्किल काम होता है। और कई बार तो ये होता है बहुत सारे स्टेट में कि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन के। तो एक बार हॉस्टल मिलने का एक ये गारंटी तो है कि अगर टू सम एक्सटेंट वहां पे सिक्योरिटी होगी, वहां पे लोग होंगे जो उनका ख्याल करेंगे, तो वो शहरों में शहर से करीब होगी जहां पर कॉलेजेस होंगे, स्कूल्स होंगे, तो लड़कियों के लिए आसान होगा। जिस तरह से बहुत सारे गांव जो है रिमोट एरिया में है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कम 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अंदर रिमोट एरिया में है, जहां पे प्राइमरी स्कूल तो है, सेकेंडरी स्कूल शायद हो सकता है क्लोज में, बट हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेजेस एंड अदर हॉस्पिटल्स उनके लिए एक्सेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बेहतर मूव है उनके लिए कि वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है जहां गर्ल्स हॉस्टल होगा, सारी बेनिफिट मिलेगी। और आगे चल के आई जस्ट होप इसका एक्सटेंशन हो, केंद्रीय गर्ल्स विद्यालय के तौर पे इसका एक्सटेंशन हो। दैट विल बी ग्रेट मूव इन द कमिंग फ्यूचर बेसिकली। बिल्कुल, मेट्रो सिटीज में रहकर हम गांव से, दूर देहात इलाकों से आने वाली उन लड़कियों का दर्द नहीं समझ पाते हैं। एक वक्त का खाना छोड़कर वो अपने पीजीज का किराया और वो रेंट भरते हुए नजर आते हैं ताकि वो कुछ पढ़ लिख लें। ऐसे में अगर ये गर्ल्स हॉस्टल उनके नाम हो जाते हैं, बन जाते हैं और अच्छी फैसिलिटीज वहां पर हो जाती है, तो इससे बेहतर कुछ होगा नहीं। एक बार फिर से आपको बहुत मुबारकबाद है कि अच्छी एडवाइस जो थी वो आपकी तरफ से भी जाहिर तौर पर वहां पर एडमिट की गई, शामिल की गई। अखिलेश यादव का बयान आया है इस बजट को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, वो आपको दरअसल सुनाते हैं, फिर थोड़ा सा और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। यही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। और ये बजट गरीब के समझ के बाहर है। जो बुनियादी चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का हाल आपने सुना होगा, देखा होगा। पोस्टमार्टम होना है किसका, और पोस्टमार्टम के लिए ले किसको जा रहे हैं। ओटी में जाना किसको था, ले किसको जा रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है। और शिक्षा का हालत ये है कि बिना शिक्षा के हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे। विकसित भारत का सपना अगर देखना है तो शिक्षा क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट देना पड़ेगा।
ये समझ से बाहर बजट है, ये सपने दिखाने वाला बजट है। जिन लोगों ने अपने पुराने घोषणा पत्र पे कोई काम ना किया, उनसे उम्मीद क्या करोगे? बीजेपी से उम्मीद ही नहीं तो बजट से उम्मीद क्या करेंगे? ये हमेशा बड़े लोगों के लिए, 5% के लोगों के लिए बजट बनाते हैं, आम जनता के निराश किया है। और फिर 25 करोड़ अगर गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं तो कम से कम ये बताएं कि जो 95% आबादी हमारे देश की है, उस जो गरीब है उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? क्या सरकार ये बताएगी प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो अखिलेश यादव तो अपने जुबानी तीर दरअसल इस बजट पर बरसा रहे थे, फजूल बेफायदा इस बजट को करार दे रहे थे। लेकिन एक और अच्छी चीज जो दरअसल नजर आई है वो तारिक इमाम साहब आपसे समझना चाहेंगे। क्लाउड सर्विसेज के लिए भारत डेटा सेंटर 2047 तक टैक्स हॉलीडे अनाउंस किया गया है। टॉल मैन्युफैक्चरर्स को छूट मिल जाएगी इस पर जाहिर तौर पर। 5 साल रहने वाले जो विदेशी हैं, जो गैर भारतीय हैं, उनको भी उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी एनआरआई की जो हम बात करते हैं, एमएटी में उनको छूट दी जाएगी। कितना बड़ा रिलैक्सेशन उनके लिए भी, और क्लाउड सर्विसेज को कितना बड़ा फायदा यहाँ पर मिलता नजर आएगा। जी देखिए, क्लाउड सर्विसेज होती क्या है पहले आपको मैं समझाता हूँ। जो भी डेटा स्टोर करते हैं, जो हमारे फ़ोन पे स्टोर नहीं हो रहा है मगर ऑटोमेटिकली आपके पास कहीं जाके स्टोर हो रहा है, तो वो क्लाउड में होता है। जैसा हम ईमेल कर रहे हैं, हमारा ईमेल हमारे फ़ोन पे नहीं स्टोर होता है, वो जो है कहीं ना कहीं जाके ऑनलाइन में गूगल, समझे हम जीमेल यूज़ करें तो जीमेल के सर्वर पे स्टोर होता है। तो ये जहाँ पे भी हमारे सिस्टम से दूर स्टोर हो रहा है तो उसको क्लाउड बोलते हैं। मतलब भाई कहीं है दूर रखा हुआ तो उसको एक मानो में क्लाउड में है, तो उस तरीके से रहता है। तो ये डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है एआई आने के बाद से। एआई आने के बाद से बेहिसाब डेटा कलेक्शन हो रहा है, बेहिसाब डेटा को यूज़ करने के लिए कोशिश की जा रही है। लोग भी काफ़ी डेटा शेयर कर रहे हैं, अपने फ़ोटो शेयर कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे वगैरह, ये सब कुछ जाके क्लाउड में एक जगह सेव हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड दुनिया में पूरी जगह से जो इतना सारा डेटा आना है ये कहीं ना कहीं स्टोर होना है। तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है। ये कई कंट्रीज चाह रहे हैं कि भाई ये पूरा मार्केट क्लाउड का हमारे पास आ जाए, हमारे पास ये सारे सर्वर्स और सारे ये चीज़ें हमारे पास रखे जाएं ताकि दुनिया का सारा डेटा हमारे पास स्टोर हो। ताकि अब देखिए, अगर आपका एक गांव है, वहाँ पे एक क्लाउड का एक डेटा सेंटर खुल गया है, मतलब एक बड़ा सा एक फैक्ट्री खुल गई एक मानो में, उसके अंदर ठीक है ज़्यादा लोगों का काम नहीं लगेगा मगर फिर भी काफ़ी लोगों का काम पड़ेगा, बनने में काफ़ी मजदूर लगेंगे और जो है उसको पहुंचने के लिए रोड अच्छी पड़ी जाएगी और फिर जो भी आमदनी आएगी उन लोगों से, इसको गवर्नमेंट को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया है कि भाई वर्ल्ड में इंडिया को क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा होल्ड करने का एक हब बनाया जाए ताकि सारा डेटा आके इंडिया में डंप हो। तो इसके लिए इन्होंने 2047, तो आज क्या है 2026 में अपन, तो अगले 21 साल के लिए इन्होंने ये जिसको टैक्स का माफ़ी दी है, एग्जेम्पशन दिया है। तो ये जब टैक्स माफ़ी मिल जाएगी तो इन लोगों को जो क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनको भी एआई के जितने सर्विस वो हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वो लोग अपने सुपर कंप्यूटर्स, अपने बड़े बड़े सिस्टम्स लाके अपने जो है पूरे क्या बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क जो रहते हैं ना, बड़ा बड़ा जो स्टोर करना पड़ता है डेटा, वो पूरा लाके इंडिया में स्टोर करेंगे। इससे होगा बेनिफिट क्या होगा, डेटा भी एक हमारे पास रहेगा, दूसरे कंट्रीज़ का डेटा हमारे पास रहेगा, प्लस एक नया कारोबार मिलेगा। और इन डेटा सेंटर्स को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है। आप देखते हैं गर्मा आते ही हमारे पास पावर कट होना शुरू होता है। तो इसको सपोर्ट सिर्फ टैक्स नहीं, हमारे टैक्स देंगे भी तो आपका लाइट बंद कर दिए तो अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो सोचिए आपकी क्या हालत हो जाएगी, मतलब इंस्टाग्राम वाले की क्या हालत हो जाएगी। तो उस तरीके से इन लोगों को क्या है, कंटिन्यूस पावर भी चाहिए। तो पावर भी सपोर्टिंग के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है मगर इंडिया में पावर शॉर्टेज है। तो जब जो सुनामी आई थी तब उससे जस्ट पहले हमारे पास
न्यूक्लियर पावर का काफ़ी हद तक हम एक फाइनलाइज कर चुके थे कि भाई हम न्यूक्लियर पावर ला लेंगे इंडिया में, कभी पावर शॉर्टेज नहीं होगा। मगर सुनामी आके जो मद्रास साइड में, जो मद्रास का कोस्ट है ना, वो साइड में जो हमारा पावर ग्रिड था, न्यूक्लियर पावर ग्रिड, क्योंकि वहाँ पे भी कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी के करीब रखना पड़ता है। तो कूलिंग के लिए न्यूक्लियर का जो पावर जनरेटर है, आप सुनिए एक सिंपल लैंग्वेज में, पावर जनरेटर, उसके करीब तक पानी आ गया था सुनामी का। अगर कुछ फीट बढ़ जाता तो पावर का न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता था इंडिया में। तो उस चीज़ से डर के इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डिले कर दिया। तो हमारे पास आज भी पावर का शॉर्टेज है, हम आज भी कोयले के पावर से बनाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, डेटा सेंटर्स को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। मगर ये जो टैक्स बेनिफिट मिला है, इसकी वजह से डेटा सेंटर्स को डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। आप देखते हैं परसों एक न्यूज़ आई थी कि कई 100 करोड़ में जितेंद्र जो फिल्म स्टार है, उनकी ज़मीन बिकी है। तो ये ज़मीन नॉर्मल, उनके बाजू की ज़मीन जो है उतनी महंगी नहीं थी, मगर इनकी जो है 700-800 करोड़ इनको क्यों मिले भाई? क्योंकि जो है बाजू वाला तो कम में दे रहा था, क्योंकि इनके पास डेटा सेंटर का पूरा बिल्डिंग थी और इनके पास पूरे पावर के परमिशंस थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डेटा सेंटर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि उसको 750-800 करोड़ दे के ख़रीदा गया। जितेंद्र फिल्म स्टार के उससे जो पुराने फिल्म स्टार है ना जितेंद्र, जिनका अभी बालाजी प्रोडक्शंस भी है, तो उनकी ज़मीन रिसेंटली बिकी है, सिर्फ क्योंकि डेटा सेंटर है उसके अंदर और उसके परमिशंस हैं उनके पास। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये डेटा सेंटर बिजनेस भी बहुत बढ़ जा रहा है। अगर किसी को देखना है तो देखिए कि डेटा सेंटर में कैसे कमा सकते हैं, और इसमें जो पावर की जो रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इसकी वजह से जो है आपका सोलार, अगर आपकी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, आप सोलार लगाइए। गवर्नमेंट जो है आपको सोलार पावर ख़रीद ले रही है, गारंटी दे रही है, 25 साल की प्राइस भी गारंटी दे रही है, ताकि आपको हर महीना आपको पैसे मिलते रहें गवर्नमेंट से, क्योंकि ये पावर बिक रहा है। तो ये डेटा सेंटर की वजह से सोलार का पावर का बहुत डिमांड होगा। तो आपको अगर कहीं भी ज़मीनें हैं या कहीं ज़मीन आप किराए पे लेके सोलार प्लांट लगा के आप उसको गवर्नमेंट को दे सकते हैं, गवर्नमेंट की गारंटीड इनकम मिल जाएगी। एक अच्छा आइडिया आपने हमारे व्यूअर्स को जाहिर तौर पर कारोबार का भी यहाँ पर दे दिया है। और ये डेटा सेंटर दरअसल क्राइम को भी कंट्रोल करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग को आसान बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें दरअसल आने वाले वक्त में मुल्क को इससे फ़ायदा जाहिर तौर पर मिलेगा। हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की बात हुई, शहरों को लेकर बातचीत हुई जहाँ 5 लाख से ज़्यादा की आबादी, किस तरीके से उनको डेवलप किया जाएगा, ये तमाम आसान सी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ों को दरअसल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सिकंदर, आपके पास आ जाता हूँ। EMS और PLI को बढ़ाकर 40,000 करोड़ का बजट कर दिया गया। EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। दरअसल पहले यहाँ बजट जो था वो 22,000 या 25,000 करोड़ के आसपास का था। ये बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनको कितना बड़ा फायदा होने वाला है? EMS कंपनीज की हम बात कर लेते हैं, एप्पल, सैमसंग या ये जो तमाम कंपनीज हैं। जी, मैं इस पे आऊँ उससे पहले आपने जो अभी एक वीडियो क्लिप दिखलाया है, मैं उस पर एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। जरूर। शायद उनका जो पहला स्टेटमेंट मेटल को लेकर के था, सिल्वर एंड गोल्ड को लेकर के, जो ऑफ कोर्स वो इंटरनेशनली वो रेगुलेट होता है, इंटरनेशनली उसके डिमांड एंड सप्लाई पे है। सेकंड पॉइंट जो उनका हॉस्पिटल को लेकर के था, तो इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि हर साल बजट में सरकार को ये अनाउंस करना पड़ता है कि ये सारे डिजीज हैं जिनके लिए हम सर्टेन दवाओं का एग्जेम्पशन देते हैं। तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि क्यों ना उस जो डिजीज हैं, बहुत जो कह लें कि लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज हैं, जो कैंसर है और भी अदर चीजें, एड्स है और भी जो भी चीजें बेसिकली, क्यों ना उन सारे डिजीज का जो ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में हो वो भी फ्री कर दें आप, क्योंकि वो ऐसे डिजीज है ना जो ऐसा तो नहीं है कि किसी के एक छोटा कोई डिजीज नहीं है कि आप जाएंगे और हफ्ते दिन में वो ठीक हो जाएगा। एक लंबा स्ट्रगल होता है, जो लोग बेचारे उस डिजीज से सफर कर रहे होते हैं बेसिकली। तो क्यों ना कुछ जो इस तरह के डिजीज हैं जो इंडिया में बढ़ रहा है, कुछ डिजीज, उनको लेकर के जो है सरकार को चाहिए कि उनकी ट्रीटमेंट चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करा रहे हैं, चाहे वो मैक्स हो, अपोलो हो या कोई सा भी हॉस्पिटल हो जहां आपको लगता है कि वो बेहतर है, या फिर टाटा मेमोरियल मुंबई में हो, तो वहां पूरा का पूरा सरकार उसका खर्च बेयर करेगी। और ये जिन 7 डिजीज को शामिल किया ना, सातों के सातों ऐसी जिसमें लंबा इलाज चलता है, काफी लंबे वक्त तक। बिल्कुल। और थर्ड पॉइंट उनका कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर के था, जो कॉमन मैन को जो टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिला, तो ये उनके कमेंट थे। रही बात के बजट का जो एलोकेशन है, उस पर जो आप बातें कर रहे थे,
तो इस बार बजट का एलोकेशन अगर आप टोटल साइज देखेंगे तो अराउंड 12 लाख करोड़ यानी कि 49 लाख में 49 लाख में 12 लाख करोड़ रुपए जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए डेडिकेट किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर डेवलपमेंट भी। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेसिकली ये इंश्योर करता है, बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई नया इन्वेस्टमेंट, चाहे वो हॉस्पिटल खोलना, कॉलेज स्टार्ट करना, गर्ल्स हॉस्टल, रोड, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लिंक होता है बेसिकली। तो जब भी कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बजट का सब्सटेंशियल पार्ट एक्सपेंस होता है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आने वाले वक्तों में एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन कम होगी। यानी कि हमारे लाइफ में भी अगर आप देखेंगे तो दो तरह के खर्चे हैं। एक खर्चे वो हैं जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, ग्रोसरी आइटम्स पे, ट्रैवलिंग पे बेसिकली। दूसरे खर्चे वो हैं जिससे हमने फ्रिज खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, सेलफोन खरीद लिया, वॉचेस खरीद लिया। ये वो खर्चे हैं जिनका इस्तेमाल हम लंबे वक्त पे कर सकते हैं। यानी कि हमें हर महीने टेलीविजन खरीदने की जरूरत नहीं है, हर महीने लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं, ग्रोसरी आइटम हर महीने खरीदने की जरूरत है। तो अक्सर एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होने के नाते सबसे पहला फोकस जो मेरा जाता है कि सरकार 49 लाख में वो कहां खर्च कर रही है। तो 12 लाख वो खर्च कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि वैसे आइटम पे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपका देगा। आपने फ्रीज खरीद लिया, अगले 4-5 साल तक फायदा मिलेगा। आपने ग्रोसरी आइटम खरीदा, हो सकता है नेक्स्ट मंथ फिर से आपको खरीदना हो। तो कैपेक्स पिछले साल के कंपैरिजन में स्लाइटली बढ़ा है, जो कि कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है बढ़ना चाहिए, बट अगेन इट डिपेंड। उसमें एक और चीजें हैं जो बात की गई थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इनफैक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो है जो अगर आप कोई एसएमई स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, एंटरप्रेन्योर के तौर पे स्टार्ट करते हैं, तो ये कितना लंबा, कितना लीगल प्रोसीजर और कह सकते हैं ये कितने रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल को लेकर के हो, रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो, टैक्स जीएसटी एप्लीकेशन को लेकर के हो, या फिर आप कह लेके लोकल अथॉरिटी से अप्रूवल को लेकर के हो, इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो। तो जो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस हैं वो भी अभी इंडिया में थोड़ा लेंदी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसकी जगह पे अब बात होने की जरूरत है स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस बेसिकली। हाउएवर कुछ ना कुछ स्लाइट चेंजेस पर आए हैं जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्लाइटली बेहतर होगा। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, वो दुबई में जाकर एक कंपनी स्टार्ट करना प्रीफर कर रहे हैं rather than इंडिया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दुबई में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि बिजनेस करने का जो आसान तरीका है, यानी कि एक सिंगल विंडो है जो आपके सारे, चाहे वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेना हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट चाहिए, टैक्स को लेकर के सर्टिफिकेशन चाहिए, वो सारा आपको प्रोवाइड करता है विंडो बेसिकली। तो ईज ऑफ डूइंग की अभी कह लेंगे काफी इंपोर्टेंस है अपने कंट्री में, और उसकी जरूरत है कि उसको और बेहतर करें और ईज ऑफ डूइंग से एक स्टेप बढ़कर के स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस करें, ताकि जिन लोगों के पास पैसा है वो ऐसा ना हो कि सिंगापुर, दुबई और मलेशिया में जाकर के अपने बिजनेस स्टार्ट करें रेदर देन इन इंडिया बेसिकली। बिल्कुल, जो बेहतर चीज जो मेरे दर्शकों को समझाई आपने जाहिर तौर पर, वो दर्शक सुबह जब अखबार पढ़ेंगे ना तो चेक भी करेंगे, वो क्या सस्ता क्या महंगा का जब कॉलम आएगा ना तो वो देखेंगे कि जो चीज़ें सस्ती हुई क्या वो हम 5-6 साल में एक ही मरतबा खरीदते हैं, और जो चीज़ें महंगी हुई क्या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं और हर महीने 2 महीने बाद उसे फिर से परचेज करना पड़ता है। तो जो व्यूअर्स है हमारे, इस चीज़ पर गौर कीजिएगा, तब आपको इस बजट की खूबसूरती जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगी।